स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। तो भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ जैसे पवित्र पर्यटक स्थल पर। ये मात्र एक पर्यटक स्थल नहीं है। इसी क्षेत्र में महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया। तो बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन की जो घटना है इसी पवित्र स्थल पर हुई थी और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने उन 5 शिष्यों को दिया था जो ज्ञान और तप की साधना के दौरान उनसे अलग हुए थे। तो ये धरती का अपना एक विशेष महत्व है और साथ ही सम्राट अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर एक अशोक स्तंभ बनवाया गया था जो कि आज वर्तमान में भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। तो आज जो है हम आ पहुँचे हैं सारनाथ के उस पावन धरती पर सम्राट अशोक के उस स्तंभ के सामने जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारे देश का गौरव है, हमारी एक मजबूत सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्र की पहचान में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। तो मैं रवि प्रकाश आज़ाद भारत दर्शन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी को भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ाऊंगा। वो बारीक से बारीक जानकारी दूंगा जो राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ी हुई आप लोगों को नहीं मिलती है। उससे पहले आप सभी को भव्य दर्शन कराऊंगा जो अशोक का, सम्राट अशोक का वह स्तंभ है जिस स्तंभ की अपनी एक महान विशेषता है जो आज भारत का गौरव है। कल के दिन जब आप सभी का सिलेक्शन होगा, चयन होगा, IAS और PCS अधिकारी बनेंगे या फिर भारत के किसी भी सर्वोच्च पद पर जाएंगे तो आप सभी के जो कंधे हैं इस अशोक स्तंभ से चमक रहे होंगे। ये वास्तव में हमारे देश ही नहीं बल्कि वैश्विक तौर पर राष्ट्र की पहचान का एक कारक है। तो चलिए आज इस पावन धरती से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि मैं आपको सारनाथ का महत्व भी बताऊंगा। सारनाथ किस तरीके से बौद्ध धर्म का एक पवित्र क्षेत्र है, इस क्षेत्र की क्या जो है महत्व है, किस तरीके से इस क्षेत्र ने भारत को एक समृद्ध विरासत के तौर पे दिया है, इतिहास के पन्नों में इसकी क्या पहचान रही है, इसकी भी झांकी आप लोगों को चर्चा मिलेगी। तो चलिए पहले आपको इस भव्य नज़ारे को मैं दिखाऊंगा और इसके बाद आपको क्रम से भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बताऊंगा और एक एक करके फिर सारनाथ के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस जर्नी को, इसको देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं तो राष्ट्रीय प्रतीकों में एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कोई भी राष्ट्र अपने लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्यों चुनता है, उसको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की क्या ज़रूरत होती है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्यों उस राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक बार जो है मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। ज़रूरी है आप ये जानें कि किसी देश की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का क्या महत्व है। सबसे पहली चीज़, किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि उस देश का कल्चर कितना निरंतर है, कितना प्रगतिशील है और कितनी लंबी अवधि में उसकी एक ऐतिहासिक पहचान है। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का पहला कारण है। दूसरा, भारतीय नागरिकों के अंदर जो देश के नागरिक होते हैं, हम भारत से हैं तो हमारे देश के अंदर अपने देश के प्रति एक गौरव की भावना, एक गर्व की भावना, एक श्रद्धा की भावना और देश के अंदर भारतीयता की भावना ये विकसित होती है इन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से जब हम इन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत और उसके नागरिकों के लिए एक अद्वितीय गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व भी वैश्विक स्तर पर ये करते हैं। आप देखते हैं ना, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो खेल होते हैं या फिर भारत के हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, देश के प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो यही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, गौरवान्वित कर रहे होते हैं देश को। इसके अतिरिक्त जो ये चयनित वस्तुएं हैं, चाहे आप देखते हैं हमारा राष्ट्रगान है ना, एक गीत हमने चुना, हमारा राष्ट्रध्वज है, हमारा ये राजकीय चिन्ह है, तो जो चयनित वस्तुएं होती हैं ये सभी चयनित वस्तुएं, चाहे वो राजकीय पुष्प हो, चाहे वो राजकीय पक्षी हो, ये सभी चयनित वस्तुएं लोकप्रिय हो जाती हैं। अब देखिए जो राजकीय पक्षी है हमारा मोर है तो ये अपने आप में लोकप्रिय, अन्य पक्षियों की तुलना में लोकप्रिय हो गया। तो एक लोकप्रियता का कारण भी राजकीय चिन्हों से मिलती है। हर राज्य का भी अपना राजकीय चिन्ह होता है। मैं राष्ट्रीय राजकीय चिन्हों की बात आज यहाँ पे करूँगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको ध्यान देना है, जो राजकीय चिन्ह होते हैं वो आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी को इन राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से संरक्षित करने के लिए भी प्रमुख जो है प्रोत्साहित करती है, प्रमुख योगदान देती है। तो आज आपके सामने अशोक के द्वारा निर्मित ये
सारनाथ का स्तंभ है जो कि हमारे देश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। मैं आज जो है पहले इसको भव्यता से आप देखेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके साथ ही हमारे जितने भी राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो एक बार जो है इसको आप ध्यान से देखिए। आप लोग देख रहे होंगे इसमें उकरी हुई जो है सिंह की 4 कृतियां हैं, 4 प्रतिकृतियां हैं, चारों आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पद्म, उल्टा कमल है, यहाँ पर पद्म दिखाया गया है। बीच में जो है आप ये देखिए यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का जो है ये स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर विभिन्न पशु हैं, 4 पशु जो है नीचे दिखाए गए हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए एक पशु हाथी है, 3 पशु आप देखिएगा, 3 पशु, एक तो आपका सिंह है, दूसरा हाथी है, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, ठीक है, इसमें एक सांड है और एक सिंह है, ठीक है। तो ये 4 पशु इसमें दिखाए गए हैं, चारों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, महात्मा बुद्धा के जीवन से इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसी राजकीय चिन्ह की। इसमें 3 सिंह आप किसी भी तरफ से देखेंगे, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि किसी भी तरीके से आप देखिए इसमें 3 सिंह आपको दिखाई देंगे, हमेशा 3 सिंह सामने से दिखाई देते हैं और इन्हीं 3 सिंहों को हमने राजकीय चिन्ह के तौर पे लिया है। तो भारत का जो राजकीय चिन्ह है या राज चिन्ह है, सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में 4 सिंह दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, है ना। इनके नीचे घंटे के आकार का पद्म है, यानी कमल है, आप नीचे देख रहे हैं घंटे के आकार का पद्म है। और यहाँ पर जो है एक हाथी आप देख रहे हैं, एक हाथी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर उधर जो है एक हाथी आपको देखने को मिलेगा। हाथी देखा जाए तो महात्मा बुद्धा के जीवन की एक अद्वितीय घटना है। जब महात्मा बुद्धा गर्भावस्था में थे तो उस गर्भ की अवस्था में उनकी माँ को जो है हाथी का स्वप्न आता है। आप लोग इस जानकारी को, ये कहानी आप लोगों ने खूब अच्छे से सुनी होगी। और जब उनके पिता के द्वारा इस स्वप्न को कौंडिल्य नामक ब्राह्मण जब उनके राज दरबार में पधारते हैं और ये स्वप्न के महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो बताते हैं कि ये बालक अपने आप में या तो भारत का एक सम्राट बनेगा, तेजस्वी सम्राट बनेगा, या तो सन्यासी बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्धा का जन्म जो है वो घर से बाहर होता है, लुम्बिनी वन में होता है। उनका जन्म लुम्बिनी वन में होता है और लुम्बिनी वन में जो है, तो ये जो हाथी आप देखते हैं महात्मा बुद्धा की गर्भावस्था का प्रतीक है। महात्मा बुद्धा के जो प्रतीक चिन्ह है, इसको मैंने आपको बौद्ध धर्म के टॉपिक में बहुत बारीक से पढ़ाया है, हर एक चीज का अपना है। दूसरा आप देखते हैं एक सांड आपको दिखाई देता है, दूसरा प्रतीक चिन्ह यहाँ पर जो है ये सांड है, ठीक है। धर्म, हर एक पशु के बीच में एक धर्म चक्र प्रवर्तन का भी स्वरूप दिखाया गया है। ये सांड जो है महात्मा बुद्धा के यौवन का प्रतीक है, सांड जो है महात्मा बुद्धा के यौवन का प्रतीक है। तो इसमें एक आपको एक हाथी दिखाता है, एक आपको सांड दिखाता है, एक चौकड़ी भरता हुआ यहाँ पे घोड़ा दिखाई देता है। आप देखिए इस घोड़े में ऐसा आपको देखे लगेगा कि ये घोड़ा दौड़ रहा है, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा दिखाई देता है। घोड़ा गृह त्याग की घटना को दिखाता है, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा दिखाता है और सिंह की उभरी हुई मूर्ति भी दिखाई देती है। एक चौथी आकृति आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंह है, ये सारा रिलीफ है, पत्थर पे ही, एकास्म पत्थर पे ही ये पूरा रिलीफ किया गया है, इन सब चीज़ों को उकेरा गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में चक्र बने हुए हैं जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन को, ये पूरा जो है चिकना बलुए पत्थर से बनाया गया है। पूरी आकृति जो आप देख रहे हैं चिकने बलुआ पत्थर का एक ब्लॉक को काट करके बनाया गया है और इस धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन को सुशोभित किया गया है। सामने आप देख सकते हैं महात्मा बुद्धा और धर्म चक्र प्रवर्तन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा जब देश हमारा आज़ाद हुआ और उसके बाद भारत का जो संविधान है उसे अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इस राजकीय चिन्ह को जो है, जिसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, उसको राजकीय चिन्ह के तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जो है इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है, मैं आप यहाँ से आके देखिए फ्रंट से, तो राजकीय चिन्ह में जो सांड है, सांड जो है वो दाईं ओर है और जो बाईं ओर है वो घोड़ा दिखाया गया है। इस चीज़ से भी प्रश्न आया है। तो सांड जो है हमारे जो देश में राजकीय चिन्ह लिया गया है, इसको इस तरीके से कि दाईं ओर जो आपका है वो सांड की आकृति है और बाईं ओर जो है वो घोड़े की आकृति है। स्पष्ट करिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। और इसी में जो है इसके फलक में मुंडकोपनिषद से लिया गया एक वाक्य है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के तौर पर है,
ये देवनागरी पर अंकित है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते भी उकेरा गया है इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के द्वारा राज चिन्ह के इस उपयोग पर राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है। एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005। आप इस राजकीय चिन्ह का अनुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है, कहां से लिया गया है? सारनाथ में सम्राट अशोक के सिंह की अनुकृति है, सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। हम सारनाथ के संग्रहालय में नहीं खड़े हैं, हम यहाँ पे एक चीनी सरकार के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है वहाँ पर अवस्थित हैं, और जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो सारनाथ संग्रहालय में है। वहाँ पर किसी भी तरीके से हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे, तो हमने इस स्थान को चुना है। उसकी ये प्रतिकृति है, उसकी कॉपी है, ठीक है। ओरिजिनल आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब कभी भी आप बनारस क्षेत्र में आए, सारनाथ जरूर आएँ और इस क्षेत्र के महत्व से ऊर्जान्वित हों। यहाँ पे अपनी उस सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास के उन पन्नों को देखें जब सम्राट अशोक ने कार्य यहाँ कराया होगा और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर उपदेश दिए होंगे। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देखिए। साथ ही इसके अलावा जो है बीच बीच में यहाँ पे चक्र, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आप सभी जो है राष्ट्रगान को गाते हैं और इसके बारे में समझते हैं, सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो अब राष्ट्रगान के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, डिटेल से ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रगान अभी मैं गा नहीं सकता हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और बांग्ला में इन्होंने एक जो है संगीतबद्ध जो है इन्होंने जन मन गण जो आनंद मठ है, वो माफ़ करिएगा, जो गीतांजलि है, इनके द्वारा लिखित जो गीतांजलि है उसमें जन मन गण जो पूरा का पूरा जन मन गण अधिनायक जय है, जो पूरा का पूरा इनकी एक जो एक काव्य रचना है, इस काव्य रचना को भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पे लिया गया। और इस राष्ट्रीय गान को जो है भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को, चूंकि 26 जनवरी को देश हमारा गणतंत्र हो रहा था, देश जो है संविधान लागू हो रहा था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया जाता है। और इसको जो है सबसे पहले कब गाया गया, एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, तो 27 दिसंबर 1911 को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, तब इसको गाया गया है। पूरे यदि राष्ट्रगान को आप बारीक से देखेंगे, आप लोगों ने कई बार गाया ही होगा बचपन से ही राष्ट्रगान, और गाना भी चाहिए, हमारे देश का राष्ट्रगान है। तो पूरे गीत में 5 पद हैं और राष्ट्रगान को पूरा पढ़ने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। तो इसको जरूर आप लोग राष्ट्रगान, और इसका एक सम्मान है, एक रेस्पेक्ट है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके बाद राष्ट्रगीत, ठीक है, ये हो गया राष्ट्रगान। इससे जुड़े और भी जो तथ्य होंगे वो भी मैं सारे आपको बता के जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपको इससे जुड़े हुए जो भी बारीक से बारीक आपकी जानकारी होगी उसमें वृद्धि करके जाऊंगा। इसके बाद राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान अलग है, ये गीतांजलि से लिया गया है, जनगण मन के 5 पद लिए गए हैं। दूसरा है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में आपने सुना होगा, इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की रचना जो की है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। और आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी सबसे महती जो है योगदान था वंदे मातरम का, और इसने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उद्वेलित किया, उसकी आग को और ज़्यादा लपट दी। तो कहने का मतलब है कि पहली बार यह गीत 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो आप लोगों ने गाया होगा, मैं यहाँ पे 2-4 शब्द आपको बता दूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलज, तो ये पूरा जो आपका ये पूरा पद है, आप लोगों ने निश्चित तौर पे इसको देखा होगा। और इस पद का अरबिंदो के द्वारा अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है, जो अरविंद थे उनके द्वारा इसको जो है, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रगान की गायन की जो टोटल अवधि है 52 सेकंड की है, ठीक है। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट आपका जो है वो है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप सब जानते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं जब भी हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्व आते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर हमारा चाहे हम कुछ भी करें, आप जो भी आंदोलन करते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो हम जो है राष्ट्रीय ध्वज के बैनर के तले अपने आप को खड़ा पाते हैं। और कहीं पर भी भारत में भारत का प्रतिनिधित्व आप देखेंगे तो यही राष्ट्रीय ध्वज पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 रंग है इसमें, समानांतर
3 रंगों की पट्टियां हैं इसमें। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, मध्य भाग में सफेद रंग की पट्टी है और जो इसका नीचे का हिस्सा है गहरे हरे रंग का है। तो 3 रंग कौन कौन से हैं? पहला है आपका केसरिया, दूसरा है आपका सफेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्यान रखिएगा, ध्वज की जो चौड़ाई है इसका एक रेशियो है, इस रेशियो से कम ज्यादा नहीं हो सकता है। 2/3 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो, यानी इसकी चौड़ाई 2 और 2 गुना और इसकी जो लंबाई होगी वो 3 गुना होगी, ध्वज चाहे जितना भी बड़ा हो। 2:3 का रेशियो है, चौड़ाई 2 और लंबाई 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखा जाता है। जो सफेद पट्टी है उसमें गहरे नीले रंग का एक चक्कर बना हुआ है। आप लोग राष्ट्र ध्वज तो सबने देखा होगा, नीले रंग का चक्र है, यानी कि 4 रंग है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। कितने रंग हैं? 4 रंग। पहला केसरिया है सबसे ऊपर, फिर सफेद है और फिर हरा है और बीच में नीले रंग का एक चक्र है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन को दिखाता है। यही जो आपका सारनाथ का ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, जो ये आपके स्तंभ में तिल्लियां हैं, यहीं से हमारे राष्ट्र ध्वज में भी उन्हीं तिल्लियों को दिखाया गया है। समय का चक्र, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। 24 तिल्लियां होती हैं, ये आपको पता होगा। तो ये भी अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है। और जो आपका चक्र का व्यास है, जो इसका डायामीटर है, वो जो सफेद पट्टी है उसके बाहर नहीं होना चाहिए, सफेद पट्टी के अंदर ही पूरा चक्र जो है उसका डायामीटर होता है। इसमें 24 तिल्लियां दिखाई गई हैं। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत की संविधान सभा जिसने हमारा भविष्य का निर्माण किया, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। क्यों? देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त से पहले, चूंकि 15 अगस्त को देश आजाद हो रहा था, तो हमें क्या करना था? अपने राष्ट्र ध्वज को कहां पर? लाल किले की प्राचीर पे उसको फहराना था। तो 22 जुलाई 1947 को इसको क्या किया? ग्रहित कर लिया गया, ले लिया गया। तो सरकार के द्वारा समय समय पर जो है गैर संवैधानिक अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग और रोकथाम अधिनियम, एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत आप कभी भी राष्ट्र ध्वज का अनुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। कौन सा कानून है? राज्य चिन्हों के नाम और उनके दुरुपयोग का रोकथाम अधिनियम 1950 है। और इसके तहत और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बनाई गई थी और ध्वज संहिता के तहत ये 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई थी भारतीय ध्वज संहिता। तो इसके तहत जो विधि, परंपराएं, प्रविधियों, अनुदेशों सभी को एक साथ इसमें रखा गया है। और इसके अनुसार कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी प्राइवेट संगठन, कोई भी शैक्षणिक संगठन राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकता है। और इसके बारे में एक चीज और है कि आपको राष्ट्र ध्वज को सायं में, जब शाम का समय हो जाता है तो राष्ट्र ध्वज को नीचे उतार लिया जाता है या इसको, और जब कभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की या राष्ट्रीय शोक चिन्ह होता है, राष्ट्रीय राजकीय शोक की बात की जाती है, तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था सारी की गई है, इन परंपराओं का पालन किया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें और बता दूं। जो केसरिया रंग है, ये देश में जो जागृति है, जो अवेयरनेस है, उसका, शौर्य है, उसका प्रतीक है। शौर्य का प्रतीक, जागृति का प्रतीक है ना। चटकता जो केसरिया रंग है इसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। तो केसरिया, केसरी के बारे में आपने सुना होगा कि केसरी क्या है? त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। देश की वास्तविक जो हमारे यहाँ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसका प्रतीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय नागरिक, निजी संस्थान आदि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकते हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उच्चतम न्यायालय एक निर्णय दिया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश BN खरे साहब थे, उनकी अध्यक्षता में यह कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) आपको, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है एक फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है, और इसके अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को कहीं पर किसी भी हिस्से में फहरा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिली होगी, जानकारी आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय गीत हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका
अब देखिए मैं सारे के सारे बताऊंगा, लगभग 23 प्रतीक चिन्ह हैं। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बताऊंगा, जो कैलेंडर आप लोग प्रयोग करते हैं, तो शायद आप लोग को जानकारी ना हो क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर पूरे देश भर में यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, राष्ट्रीय पंचांग नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। क्या है हमारा राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और आपको पता होगा कि इसका जो पहला महीना है, पहला महीना चैत्र मास होता है। चैत्र मास में हिंदी महीने का जो आपका शुरुआत होता है वो आपका इसी से होता है। तो सामान्य वर्ष इसमें 365 वर्ष होते हैं, ठीक है, 365 वर्ष होते हैं। 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए इसको क्या किया गया? अपना लिया गया। तो जो आपका कैलेंडर है जो राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? शक संवत। ध्यान रखिएगा, हमारा राजकीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। शक संवत का प्रारंभ कैसे हुआ? यदि ऐतिहासिक धरातल पे जाएं तो हम पाएंगे कि जब कुषाण वंश का शासक मौर्योत्तर काल में, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क है ना, कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क के द्वारा जब उसका राज्यरोहण होता है 78 बीसी में, 78 एडी में, माफ करिएगा 78वीं ईस्वी में उसका जो राज्यरोहण होता है, तभी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा भारत के राजपत्र में, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण में, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और भारत सरकार के नागरिकों के संबोधित जितने भी पत्र होते हैं उसमें इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इस तिथि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखें जो हैं आप देखेंगे, और सामान्यतः ये जो महीना होता है वैसे आप देखेंगे चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ है। 22 मार्च को आमतौर पे प्रारंभ होता है, लेकिन कई बार तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है, और 21 मार्च को समाप्त होता है। तो 22 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक ये चलता है शक संवत, आमतौर पे यही रहता है, कई बार जो है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, इसलिए 22 मार्च से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। और समाप्त कब किया जाता है? ये 21 मार्च को समाप्त किया जाता है। और जब कभी लीप वर्ष होता है, 366 दिन पड़ते हैं, ये तो आपको पता है कि पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन गति का परिणाम है, तो परिक्रमा गति के परिणाम स्वरूप ही ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट है। कभी कभी 366 दिन हो जाते हैं, तो ये 22 मार्च को प्रारंभ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे जो अन्य बहुत सारे हैं, पहले मैं कुछ नाम बता देता हूं, फिर इनके बारे में डिटेल में बता देता हूं। राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा है कमल, कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो न्यूइस फ्रेमा मार्गट, ठीक है। फिर से इसके बारे में, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये पूछता है निलंबो न्यूसिस फेरा गार्टन, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी है ये मयूर है, इसको बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, मयूर राष्ट्रीय पक्षी। अब इसके बारे में और मैं बताऊंगा। राष्ट्रीय पशु जो है आपका वो बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, है ना, तो ये आपका राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल आम है, इसे मैंगी फेरा इंडिका भी बोलते हैं हम लोग। और भारत का राष्ट्रीय फल है जो है आम है, और इसको जो है मैंगी फेरा इंडिका भी बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, इसको बोलते हैं फाइकस वेंथालेसिस, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प जो है एक कमल है, और मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये आपका 5 अक्टूबर 2005 को अपनाया गया। कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? एक मछली है डॉल्फिन, ठीक है, कहते हैं सबसे बुद्धिमान मछली होती है ये, है ना, तो ये जो है आपका डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये जो गंगा, जहाँ पे गंगा का पानी शुद्ध है, पटना वाला एरिया, ये डॉल्फिन बहुल क्षेत्र है, तो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब चलिए एक एक चीज जो है इनको डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पक्षी, ये भारतीय मोर। मोर के बारे में आपने सबने देखा होगा, उसके बारे में जानते भी होंगे। तो पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। और मोर एक रंग बिरंगा हंस के आकार का पक्षी है, और आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोग जब देखेंगे तब मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो इसका जो ब्रीड है उसको ब्रीडर कहा जाता है। 1 फरवरी 1963 को 1 फरवरी 1963 को 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु ये रॉयल बंगाल टाइगर है जो आपका, इसको ही बाघ है पैंथेरा टिग्रिस। तो बाघों की आबादी आप जानते हैं कि लगातार इसकी जनगणना की जाती है। अभी लगभग 2900 से ज़्यादा बाघ भारत में है, और इनके संरक्षण के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। और 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत सारे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय उद्यान वाले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी बताया है।
ठीक है, इसके अलावा हम जाएंगे और जा करके किसी एक प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र से, राष्ट्रीय उद्यान से इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये एक धारीदार जानवर है, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। मोटे और सुनहरे पीले फर की चमड़ी के साथ काली धारियां रहती हैं इसमें। दुनिया के बाघों की आबादी लगभग आधे से ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ये किसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूस्फेरा गार्टन। निलुम्बो न्यूस्फेरा गार्टन क्या है? निलुम्बो न्यूस्फेरा गार्टन। तो भारत में कमल जो है पौराणिक फूल है और इसकी कई लोक कथाएं हैं, धार्मिक पौराणिक कथाएं हैं। कमल एक जलीय जड़ी बूटी के तौर पे भी बोला जाता है, इसे पद्म भी बोला जाता है। आप देखेंगे कि अशोक का जो ये स्तंभ है इसमें उल्टे घंटे के आकार की जो ये आकृति है ये भी कमल ही है। ठीक है, तो अशोक के देखिए इससे कई सारे प्रतीक चिन्ह हैं आपके। ये तिरंगे में आपका अवस्थित है, ये हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल भी है और इसमें, और राजकीय चिन्ह भी है। सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संस्कृति में इसको एक पवित्र दर्जा भी दिया गया है। इसके बाद है कैलेंडर। मैंने आपको बताया कि 22 मार्च 1957 को कैलेंडर हमारा अपना लिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और दुर्लभ प्रजाति है। काफ़ी बड़ी संख्या में गंगा नदी में पाई जाती हैं। 5 अक्टूबर 2009 को ये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे अपना लिया गया। अगला है राष्ट्रीय मुद्रा। आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रीय मुद्रा जो है भारतीय रुपया है, उसका एक सिंबल भी आपने देखा होगा, रा बना होता है और बीच से कटा होता है। तो भारत की आधिकारिक मुद्रा जो है वो भारतीय रुपया है और इसका जो है 2010 में इसका आधिकारिक जो नया प्रतीक आप देखते हैं रा और उसको काट दिया गया है। 2010 में इस प्रतीक को अपनाया जाता है और 8 जुलाई 2011 को इसको प्रचलन में लाया जाता है। तो देवनागरिक व्यंजन जो रा है, देवनागरिक व्यंजन जो रा है और लैटिन अक्षर जो आर है, इन दोनों से लिया गया है इसे और बीच से काट दिया गया है। तो इस प्रतीक की संकल्पना का डिजाइन जिसने किया था इसका नाम पूछा जाता है। इनका नाम था उदय कुमार। उदय कुमार जी के द्वारा जो है भारतीय प्रतीक रुपया का डिजाइन जो है बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के डिजाइन, इन्होंने ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से इन्होंने डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फल के बारे में, आम भारत का राष्ट्रीय फल है और भारत में आम की लगभग 100 से ज़्यादा जो है किस्में पाई जाती हैं और भारत जो है प्रकृति के साथ साथ भारत में तो राष्ट्रीय फल के रूप में इसे देश में अपनाया गया है। देश की बहुतायत समृद्धि का प्रतीक है और भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की जो छवि है उसकी समृद्धि है, बहुतायता है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति में विविधता है, उन सब को आम जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है और पूरे देश में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ही केवल ये पाया जाता है ज़्यादातर। ये विशाल आकार का होता है। बट वृक्ष आप सबने देखा होगा, बड़ी डालियां होती हैं इसकी, गहरी जड़ें होती हैं, भारतीय एकता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो इसकी बड़ी बड़ी गहरी जड़ें हैं, इसलिए इसको चुना गया ताकि ये बताता है कि भारत की सामाजिक संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारी संस्कृति की निरंतरता का भी प्रतीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी गर्मियों में जैसा कि आपको पता है कि ये भारत में जब चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जून के महीने में, तब बहुत सारे लोग जो है इसकी छाया में बैठते हैं, उनको भी ये जो है, तो इस तरीके से इसे कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति वृक्ष या फिर लोगों को सबसे ज़्यादा छायाकार वृक्ष के तौर पे हम बरगद को ही जानते हैं। बरगद अपना विशाल रूप जब लेता है तो हजारों बीघों में भी फैल जाता है ना। 2, 4, 6 बीघों के बरगद तो आमतौर पे भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। तो अपने आप में ये एक तरीके का कल्प वृक्ष और इच्छा वृक्ष के तौर पर भी माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। राष्ट्रीय नदी जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो गंगा नदी के किनारे जो है फलती फूलती है। जिस शहर में हम खड़े हैं ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भारत के जितने भी प्राचीनतम शहर हैं, हमारी जो प्राचीनतम पुरातन सभ्यता है, ये भी गंगा नदी की ही देन है। तो चाहे वो प्रयागराज रहा हो, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे पटना रहा हो, चाहे वो हल्दिया रहा हो, सब गंगा नदी की ही देन है। तो भारत में 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है गंगा को। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है,
गंगा जो है गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसके बाद जो है देवप्रयाग में अपना वास्तविक नाम जो इसका है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और जो है भागीरथी दोनों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, वहीं से गंगा जो है निर्मित होती है। तो 2008 में जो है गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। 2510 किलोमीटर जो है भारत में यात्रा करते हुए भारत के विभिन्न शहरों से गुजरती है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो बनारस की धरती हो, वाराणसी की धरती हो, पटना की धरती हो, सभी को सिंचित और पोषित करते हुए जाती है और विशाल सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा को घोषित किया गया है। किंग कोबरा आप जानते हैं भगवान शिव के गले में भी जो आपको जो दिखता है वो किंग कोबरा ही है। तो दुनिया का सबसे लंबा और विषैला सांप है ये। 19 फीट तक ये बढ़ सकता है, इसकी अधिकतम लंबाई 19 फीट तक हो सकती है। 25 साल तक जीवित रहता है। एक बार काटने पर किंग कोबरा जो है कई लोगों को मार सकता है। एक बार इसके काटने के बाद लोगों का बचना लगभग असंभव ही होता है। इसके अतिरिक्त किंग कोबरा 20 लोगों या एक हाथी को मार सकता है एक बार काटने पर, इतना विषैला इसके अंदर जो है जहर होता है। यह जो है वर्षा वनों में, मैदानों में रहता है और दुनिया का एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है और उन्हें तब तक पालता है जब तक अंडे बाहर नहीं निकल आते। तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? किंग कोबरा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय धरोहर पशु के अंतर्गत देखिए, राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु, ये आप सभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु के तौर पे भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु बनाया गया है। तो भारतीय हाथी मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है और भारतीय हाथी को इसका जो निवास स्थान है, लगातार आपको पता है कि इन पे मानवीय प्रवेश हो चुका है, लगातार इनके आवासीय क्षेत्र का विखंडन हो रहा है, जो मूल स्थान है वहाँ पे उनका ह्रास हो रहा है, लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। तो ऐसे में जो है प्रोजेक्ट हाथी भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1980 से भारत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं जहाँ पर हाथियों का निवास स्थान है, बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर हाथी कॉरिडोर के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके संरक्षण पे भी काम किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु के तौर पे हाथी को आप जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? तो आम तौर पे जो है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है ये निष्ठा की शपथ है जो भारत के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति हम लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ जो है, इसको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूलों में उच्चार किया जाता है। एक पर्सन थे वेंकट सुब्बा राव के द्वारा ही ये रचित की गई थी और सर्वप्रथम 1963 में विशाखापट्टनम में स्कूल में निष्ठा की शपथ ली गई थी। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? निष्ठा की शपथ, भारत के प्रति निष्ठा की शपथ। तो निष्ठा की शपथ जो आपकी है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बाकी जितने भी अन्य बहुत सारे हैं आपके राष्ट्रीय कवि की जो आप लोग देखते हैं लिखा भी रहता है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि मिली है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर है, माफ करिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। और आपके राष्ट्र कवि के तौर पे मैथिली शरण गुप्त को भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय कवि जो पूछा जाता है ये रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। इसके अलावा राजकीय चिन्ह के बारे में आपको बताया मैंने, अशोक स्तंभ है ये जो आपका वर्तमान स्वरूप में है। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय पुरस्कार आपको बता दें, राष्ट्रीय देश में सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि लगभग प्रतिवर्ष या कुछ वर्षों के अंतराल में दिया जाता है। भारत रत्न हमारे देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है जो देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय वाक्य है आपका सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद और सारनाथ में भी इसका जो है इस स्तंभ में इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई है, देखो राष्ट्रपिता आमतौर पे ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं, लेकिन ये किसी तरीके से ऑफिशियली नहीं है। ये जो है जो हमारे देश के प्रमुख जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके द्वारा एक दूसरे को दी गई उपाधियां हैं, तो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। राष्ट्रीय दिवस के तौर पे 3 राष्ट्रीय दिवस देश में मनाए जाते हैं। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और तीसरा है 2 अक्टूबर। तो 3 राष्ट्रीय दिवस हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसको बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान, हमारे अधिकारों का मूल जो है दस्तावेज लागू हुआ था। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो
संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हिंदी कामकाज की भाषा है, राजकीय भाषा है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट ना होकर के राजकीय भाषा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत में 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शेड्यूल की गई हैं। देश की राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी है, जो हिंदी की स्क्रिप्ट है। राष्ट्रीय मिठाई, ये भी प्रश्न पूछता है, तो जलेबी जो है देश की राष्ट्रीय मिठाई के तौर पे इसको हम चिन्हित कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। और इससे पहले जो था राष्ट्रीय पशु वो सिंह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ ही है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको सारे राष्ट्रीय चिन्ह बताए और राष्ट्रीय जितने भी प्रतीक होते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दी। तो जैसा कि आप सभी लगातार भारत दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक धरातल पर पहुंचकर एक व्यापक स्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारा प्रयास यही रहता है। तो भारत दर्शन के इस अंक में मैंने आपको भारत के सभी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में व्यापक और व्यवस्थित जानकारी देने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। राजकीय चिन्हों से पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होंगे सारे आप हल कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग भी सारनाथ आइए, इस धरती पर आकर के देश के उस ऐतिहासिक विरासतों को देखिए, देश के उन राष्ट्रीय प्रतीकों को देखिए जो हमारे गौरव को, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को, हमारे देश के आत्मसम्मान को, हमारे देश की प्रतिष्ठा को, हमारे देश की एकता को हमेशा बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बनाए रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। मिलेंगे हम अगले अंक में। भारत दर्शन के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।